नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको 3 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। ऐसे अब हमको आगे बढ़ाते रहे, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नॉमिनेशन प्रोग्राम और वीज़ा दोनों अलग चीज़ है। नॉमिनेशन आपको कोई भी स्टेट से मिलता है, जैसे कि 491 का नॉमिनेशन मिला, 190 का नॉमिनेशन मिला, तो वो नॉमिनेशन आपको एक बार स्टेट से मिल जाता है, उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है जो आपको फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है। तो वो दोनों अलग चीज़ है। एक बार नॉमिनेशन आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना है, उसके बाद फिर वीज़ा आपको अलग से अप्लाई करना है। तो स्टेट नॉमिनेशन अलग 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 स्टेट की अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एवरी ईयर अपना प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि 1-2 साल से सारे स्टेट्स के वैसे प्रोग्राम्स अच्छे ही है कि वो लोग थोड़ा पीआर ईजी हो गया है। पीआर मतलब नॉमिनेशन ईजी हो गया है। एक बार नॉमिनेशन आ गया फिर वीज़ा आने के चांसेस 99% होते हैं। उसमें सिर्फ मेडिकल चेक होता है और फिर पुलिस चेक होता है। तो एक बार नॉमिनेशन आ गया फिर आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो नॉमिनेशन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉमिनेशन आपको अगर लेना है तो आपको कैसे मिल सकता है और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है और कौन सा क्या प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो इसमें दो स्ट्रीम्स है, एक है जनरल स्ट्रीम और दूसरी ग्रेजुएट स्ट्रीम। नॉर्मली सारे स्टेट्स में ऐसा तो होता ही है कि अगर कोई स्टूडेंट वहीं से अगर पढ़ा है, उसी स्टेट्स में से उसने अगर स्टडी किए, तो उसको चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको पीआर मिलने के, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया होता है, उनकी इकोनॉमी में उन्होंने हेल्प की होती है। इनडायरेक्टली अगर आप यहाँ पे 2 साल कोई भी स्टेट में स्टडी कर रहे हो तो उनको आप फीस पे करते हो $50,000-60,000 2 साल के, तो वो बहुत अच्छी खासी रकम होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई स्टेट में स्टडी की होगी तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा उस स्टेट का। जैसे कि 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं वो तो सबको पता है, बट उसके साथ साथ आप जब भी फ्यूचर में पीआर अप्लाई करना चाहोगे तो आप आपने जिस स्टेट में स्टडी की होगी उस स्टेट में आपको बेनिफिट रहेगा बाकी सबके हिसाब से। जैसे कि आज हम बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपने स्टडी की हो और दूसरा स्टूडेंट जो है वो मेलबर्न से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आगे मूव हुआ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब पर्थ, कि पर्थ ही मेन सिटी है वहाँ की, तो ऑब्वियसली जिसने वहाँ पे 2 साल स्टडी की है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। बट यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रीम है, एक है जनरल स्ट्रीम और दूसरी ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो ग्रेजुएट स्ट्रीम तो वहाँ के स्टूडेंट जो वहाँ पे जिसने स्टडी की है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है और वो थोड़ा बड़ा भी है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे जनरल स्ट्रीम के बारे में, जिसमें कोई भी स्टूडेंट कहीं भी आउटसाइड ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब कोई भी स्टेट से दूसरे स्टेट से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको ओवरसीज से अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो। तो आप ओवरसीज से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको करना हो तो, अगर आप रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर पाते हो तो। जनरल स्ट्रीम में भी दो टाइप है, एक है शेड्यूल 1 और दूसरा है शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 में मेडिकल प्रोफेशन वाले ज़्यादातर लोग आते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रायोरिटी लिस्ट भी निकाला है। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कोई भी स्टेट में नॉमिनेशन अप्लाई करना है तो उसके जो बेसिक जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जब भी आप देखते होगे, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो और आप इंडिया से अगर देख रहे हो कि आपको पीआर अप्लाई करना है, तो आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी कि भाई आपको 45 एज होनी चाहिए, इतने मिनिमम बैंड होने चाहिए, ये जो डिग्री असेसमेंट स्किल असेसमेंट होना चाहिए। तो वही नॉर्मल चीज़ें आपको पता होगी। उसके साथ साथ प्लस स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेट की, वो तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए, बट अगर आप 491 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसके 15 पॉइंट्स आपको स्टेट के मिलते हैं। अगर आप रीजनल एरिया में अप्लाई करते हो तो आपको 15 पॉइंट्स स्टेट स्पॉन्सरशिप देता है। तो अगर आपके पास कम पॉइंट हो गए तो आप 491 अगर अप्लाई करोगे तो आपको 15 पॉइंट जोड़ के अगर आपके मिनिमम 65 हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप 190 अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपके पास दोनों कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो, आपके पास मिनिमम 65 पॉइंट होने चाहिए, इंक्लूडेड जो भी आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप आपको पॉइंट मिल रहा है। आप जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, बट उसके साथ आपके मिनिमम 65 पॉइंट होने चाहिए। उसके साथ आपका पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और यहाँ पे आके मैंने कोई और स्टडी किया है, बट मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मेरे पास होना चाहिए, मैं जब वीज़ा अप्लाई कर जब नॉमिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ तब। उसके साथ साथ मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट अलग से उन लोगों ने निकाला है, तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। नॉर्मली सब जगह पे ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, कोई भी 491, 190, 189, आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना ज़रूरी है। अगर उसमें नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, कोई भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो,
अगर आपकी कंट्री में ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आप यहाँ पे स्किल असेसमेंट करवा के स्टडी कर सकते हो फ्यूचर में, तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसा कोई कोर्स लेके आओ जो जिसका आप स्किल असेसमेंट करवा सको। और जैसे कि मैंने बताया, आपकी एज अंडर 45 होनी चाहिए, आपको मिनिमम 6 बैंड्स चाहिए, इक्विवेलेंट 6 बैंड्स, मतलब पीटी IELTS आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बट मिनिमम इक्विवेलेंट टू 6 बैंड्स होने चाहिए। तो ये नॉमिनल रिक्वायरमेंट जो है वो तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रायोरिटी में आपका EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप जब भी कोई भी वीजा अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले EOI सबमिट करना पड़ता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आप अपने पॉइंट क्लेम्स करते हो कि भाई मैंने IELTS की या पीटी की एग्जाम दी तो मेरे इतने पॉइंट बैंड आए थे तो इतने पॉइंट मेरे को मिलेंगे। उसके बाद मेरी एज ये है तो इसके पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की अगर मेरे पास स्टडी है तो उसके 5 पॉइंट, अपने ओवरसीज स्टडी के 15 पॉइंट, उस हिसाब से आपको अपने पॉइंट्स क्लेम करने होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब सबमिट करते हो तो आपका प्रायोरिटी कैसे होगा वो आपको पता होना चाहिए। और अगर एक बार आपका EOI अप्रूव हो गया फिर उसके बाद आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक बार आपका नॉमिनेशन आ गया फिर आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट सबसे बेसिक स्टेप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो EOI सबमिट कर रहे हो वो अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर नॉमिनेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट चेक हो जाता है। और उसके बाद फिर नॉमिनेशन के बाद वीज़ा आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ चेक होती है, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस चेक और आपका जो मेडिकल चेक होता है वो। तो आपके EOI को प्रायोरिटी कैसे मिलेगी? तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो नॉमिनेशन के लिए, उस टाइम पे अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि पर्थ में ही आप रह रहे हो, आप वहीं पे हो पहले से और आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। उसके कंपेरिजन में अगर आप आउटसाइड ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि विक्टोरिया, सिडनी, मेलबोर्न, तास्मेनिया, एडिलेड और कोई और अलग सिटी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटी उससे कम मिलेगी। और उसके बाद अगर आप ओवरसीज से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप अपनी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और कोई कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो, तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ वही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको भरोसा रहेगा कि भाई आप यहीं पे रहोगे। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग वीज़ा लेके फिर दूसरा और स्टेट में चले जाते हैं, तो आप वहीं पे होगे तो आपको प्रायोरिटी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े से ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी लिस्ट में रखे, जैसे कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, हेल्थ केयर और फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे ऑक्यूपेशन उनके प्रायोरिटी लिस्ट में। तो आप इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन में आपके पास अगर स्किल असेसमेंट होगा और अप्लाई कर रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका EOI बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। उसके साथ अगर आपका EOI स्कोर, जैसे कि आपका जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि आपका स्कोर हाई होना चाहिए PR अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपका स्कोर हाई होगा तो भी आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा। बट अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आप आउटसाइड ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट हो, जो मैंने ऑक्यूपेशन बताया उसके, तो आपका स्कोर अगर हाई रहता है और आपने जल्दी पहले सबमिट किया होगा EOI, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उनको प्रायोरिटी जल्दी ज़्यादा दी जाएगी। तो अब बात करते हैं जनरल स्ट्रीम शेड्यूल 1 की, जिसमें सिर्फ हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन आते हैं। जो भी हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिलेटेड ऑक्यूपेशन होते हैं वही होते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। आपका कहीं पे भी, अगर ऑस्ट्रेलिया में होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और कोई सिटीज़ में जैसे मेलबर्न, सिडनी में, एडिलेड में है, या फिर अपनी कंट्री में भी है तो भी चलेगा। बट आपको फिर एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, पे स्लिप्स, IT रिटर्न, वो सब आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है। बट अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जनरल स्ट्रीम शेड्यूल 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका ऑक्यूपेशन, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उस स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है। तो अगर आपको जनरल कैटेगरी शेड्यूल 1 में अगर आपको वीजा अप्लाई करना है और 190 अप्लाई करना है, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो होना चाहिए, जैसे कि जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ के लिए जॉब ऑफर होनी चाहिए, तो ही आप 190 के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको फिर 491 वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट दोनों में इतना फर्क तो है वैसे, बट कोई भी मिल जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 491 भी मिल जाता है तो पर्थ इन इटसेल्फ, आप पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजनल में, तो आप कहीं पे भी रहोगे तो आपको सिर्फ 3 साल रहना है, फिर उसके बाद 191 अप्लाई करना है और सबके 191 अब इजीली आने लगे। तो 491 इस काइंड ऑफ PR ही है, आपको मेडिकल कार्ड भी मिलेगा। तो आप कोई भी मिल जाता है, अगर आपको पास ऑफर लेटर आ जाता है 190 मिलता है तो बेस्ट है, अगर आपको 491 भी मिलता है तो वो भी अच्छा ही है। और अब बात करते हैं जनरल स्ट्रीम शेड्यूल 2 की। इसमें सारे ऑक्यूपेशन अवेलेबल है कि कोई भी ऑक्यूपेशन में से आप हो तो आप इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हो।
तो बट जैसे कि मैंने प्रायोरिटी बताया, वो अगर उसमें से आपका होगा कोई भी ऑक्यूपेशन, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको जल्दी आपको यूआई अप्रूव के नॉमिनेशन मिल जाएगा। बट अगर आप कोई और ऑक्यूपेशन से भी हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा जॉब अच्छी होनी चाहिए या फिर आपको आपके स्कोर अच्छा होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन में होंगे तो चांसेस है कि आपको नॉमिनेशन मिल सकता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। बट जैसे कि मैंने बताया, आपका ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है, जो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें। और उसके साथ साथ अगर आपको 190 वीजा अप्लाई करना है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जॉब ऑफर होना जरूरी है एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, कोई भी आपकी जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है उसमें से या फिर उसका क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब ऑफर मेरे पास होना जरूरी है, एटलीस्ट 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसके क्लोजली रिलेटेड। बट अगर प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे कि आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग के ऐसी कोई ऑक्यूपेशन में से हो तो फिर आपके पास जॉब ऑफर होना कंपलसरी नहीं है। उस केस में आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में है। बट अगर आपको 491 वीजा अप्लाई करना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। बस आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी मीट करनी पड़ेगी। उसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, तो कई जॉब होती है जो कैजुअल जॉब होती है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पर उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि भाई आप इतने टाइम के लिए यहाँ पे काम करोगे या फिर इनडेफिनिट या कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको कोई भी जॉब मिल रही है तो कोई भी एम्प्लॉयर आप उनको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई हमको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के दो जिसमें आपने लिखा हो कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट मिनिमम 6 मंथ के लिए है। अगर ज्यादा हुआ तो बेटर, बट अगर ज्यादा नहीं लिखा हुआ है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का तो लिखवाना पड़ेगा कि 6 मंथ का आपको लिख के दे दे, तो आपको इजीली ये 190 आप अप्लाई कर सकते हो इस स्ट्रीम के अंदर। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई करना है, नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, यहाँ पे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही। लोग बात करते हैं कि भाई पॉइंट्स हाई चाहिए, पॉइंट्स तो चाहिए, उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब मिल गई आपको तो फिर आपके पीआर आने के चांसेस कोई भी स्टेट में ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको यही है कि आपने जो स्टडी की है और या फिर आपका जो इसमें स्किल असेसमेंट है उसके आस के रिलेटेड आपके पास जॉब होगी, तो उनको ज्यादा ट्रस्ट रहता है आपको नॉमिनेशन देने के लिए। तो ट्राई करो कि आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के फील्ड में जॉब ढूंढो और उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप फिर 190 के लिए आराम से एलिजिबल हो पाओगे। नॉट ओनली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आप कोई भी स्टेट के लिए जो देखोगे तो रिक्वायरमेंट ऐसी ही है कि आपका पास अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपको वो नॉमिनेशन बहुत ईजिली दे देते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।